विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का वाचन चल रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। छायावाद की सही विवेचना करने में शुक्ल जी से भूल हुई है, उसके मूल में उनके मानस की वह बुनावट है जो द्विवेदी युगीन नैतिक सूत्रों द्वारा ग्रथित है। उन्होंने उस ऐतिहासिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को सामने नहीं रखा जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन अपने अनेक रूपों में प्रखर से प्रखरतर होता जा रहा था। राष्ट्रीय और साहित्यिक आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध अपनी अस्मिता को अच्छी तरह रेखांकित कर रहा था। पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है। पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, गीता है। चाहे कांग्रेसियों का सत्याग्रह आंदोलन हो या क्रांतिकारियों का सशस्त्र विद्रोह, सब के सब स्वच्छंदतावादी थे। स्वच्छंदतावाद की मूल प्रवृत्तियां वैयक्तिकता, आवेगमयता, मानवीयता, देश प्रेम, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक रूढ़ियों का विरोध आदि राष्ट्रवादी आंदोलनों में भी थे। इन सभी विशेषताओं को मुक्ति का आग्रह कहा जा सकता है। यदि कांग्रेस आंदोलन की शब्दावली में लें तो कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग के कवि लेखक मॉडरेट, स्वच्छंदतावाद के लेखक राष्ट्रवादी थे। अपने तलस्पर्शी साहित्यिक प्रतिभा के बावजूद शुक्ल जी मॉडरेट ही थे। व्यक्ति के महत्व को जिस प्रकार छायावादी कवियों ने प्रतिष्ठित किया, उसी प्रकार तत्कालीन राजनीतिक नेताओं ने भी उस पर जोर दिया। व्यक्ति के महत्व को जिस प्रकार छायावादी कवियों ने प्रतिष्ठित किया, उसी प्रकार तत्कालीन राजनीतिक नेताओं ने भी उस पर जोर दिया। महात्मा गांधी अंतःप्रज्ञा में विश्वास करते थे। वे तर्क को बहुत महत्व नहीं देते थे। तर्क द्वारा तो कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। वे इमर्सन की पंक्ति को प्रायः उद्धृत करते थे कि मूर्खतापूर्ण तर्कसंगति छोटे दिमागों का हौवा है। वे अंतरात्मा की आवाज़ को अधिक मूल्यवान मानते थे। महाकवि कालिदास का भी कहना है कि प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः। यूं तर्क और आत्मा की आवाज़ दोनों के अपने खतरे हैं। इससे इतना स्पष्ट है कि उस समय व्यक्ति स्वातंत्र्य की महत्ता बढ़ी। लोकतंत्र की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। विवेकानंद का कहना था कि जब हृदय और बुद्धि में संघर्ष हो तो हृदय की बात मानो। ऐसा विवेकानंद जी का कहना था। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति के आवेगों और संकल्पों द्वारा सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन ले आए जा सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं व्यक्ति के बारे में बहुत सोचता हूँ, समाज के बारे में कम। नेहरू जी की दृष्टि में यह सोच का अवैज्ञानिक तरीका था। स्वयं नेहरू जी व्यक्तिवादी थे। रवि बाबू का कहना था कि मनुष्य किसी बाह्य नियमों के अनुसार परिचालित न होकर आंतरिक प्रेरणाओं से क्रियाशील होता है। अरविंद वैयक्तिक स्वतंत्रता को गत्यात्मक और विद्रोहात्मक की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। ऐसा व्यक्ति अन्वेषी होता है और जीवन पद्धति को प्राणवान रूप में पुनः सर्जित करता है। इकबाल का कहना है कि मनुष्य के भीतर कोई बागी, कोई विद्रोही है और वही उसका गौरव है। नेहरू जी मार्क्सवाद की अद्वैतता, मस्तिष्क और पदार्थ का अभेद, पदार्थ की गत्यात्मकता, वाद विवाद संवाद के माध्यम से सतत परिवर्तन के द्वंद्ववाद को स्वीकार करते हैं। लेकिन उनका यह भी कहना है कि इससे जीवन के बहुत से रहस्यों का समाधान नहीं होता। बहुत से ऐसे तत्व भी हैं जिन्हें तर्क के आधार पर समझा जा सकता है। उनकी मुख्य समस्या व्यक्ति की है, व्यक्ति और समाज के संबंधों की है, व्यक्ति के बहिरंतर के सामंजस्य की है, इसमें वैज्ञानिक दृष्टि से सहायता कर सकती है, पर सत्य की खोज में वह प्रत्येक अवसर पर उपयोगी नहीं होती। कला और कवि वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक पद्धति द्वारा नहीं समझी जा सकती। अतः अंतःप्रज्ञा और तथा अन्य पद्धतियों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। विकसित मार्क्सवादी साहित्यिक सिद्धांतों में नेहरू के विचारों का बहुत कुछ समावेश हो चुका है। राष्ट्रीय आंदोलन के उल्लेख का तात्पर्य इतना ही था कि स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों के समानांतर वहाँ की प्रवृत्तियों को भी रखा जा सके। ये प्रवृत्तियाँ चाहे साहित्यिक हो या राजनीतिक,
एक ही ऐतिहासिक प्रक्रिया की उत्पादन है। भाषा शैली की दृष्टि से भी छायावादी कवियों और तत्कालीन राजनीतिक आंदोलनों के दो महत्वपूर्ण नेताओं की भाषा शैली में समानता दिखाई पड़ेगी। रहस्य और अंतर्मुखता तो गांधी जी में मिलती ही है। नेहरू जी की भाषा में लाक्षणिकता का प्रचुर प्रयोग है, मुख्य रूप से भारत की खोज में। भारत की खोज ये बहुत अच्छी किताब है, इसे पढ़ना चाहिए। बिंब विधान की दृष्टि में नेहरू जी का लेखन अत्यंत समृद्ध है। मुक्ति का आग्रह, वैयक्तिकता, कल्पना, आवेश और अनुभूति की प्रखरता, रूढ़ियों का विरोध, भाषा का लाक्षणिक प्रयोग आदि इस काल को पूर्ववर्ती काल से स्पष्टतः अलग कर देते हैं। इस युग के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा हैं। जयशंकर प्रसाद कवि हैं। जयशंकर प्रसाद इनका समय 1889 से 1937 ईस्वी तक इनका समय है। प्रसाद के काव्य विकास को देखते हुए आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। चित्राधार उनका पहला काव्य संग्रह है, इसको नोट कर लीजिए। कामायनी अंतिम शिखर कृति। आरंभिक कृतियों को देखते हुए कामायनी उनकी लंबी छलांग मालूम पड़ती है। यदि उसके विवेचन में उनके नाटक, उपन्यास, कहानियाँ आदि को समाविष्ट कर लिया जाए तो उस काल के समस्त रचनाकारों में उनका व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होता है। किंतु प्रसाद को छायावाद जिसको स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रवर्तक कहना, कवि के प्रति अंधश्रद्धा का सूचक है। प्रसाद, निराला, पंत ने लगभग एक समय में लिखना प्रारंभ किया था। किसी कवि के थोड़ा पहले जन्म लेने मात्र से उसे किसी काव्य आंदोलन का प्रवर्तक नहीं ठहराया जा सकता। इसे विशिष्ट कालखंड का उत्पादन मानना चाहिए। आधुनिक काल के विकासक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो यह नवजागरण की फलश्रुति है। प्रसाद का आंसू, जो उनकी पहली छायावादी कृति है, सन 1925 में प्रकाशित हुई। इसके पहले निराला की अनामिका प्रथम उनकी भी वो रचना प्रथम है, सन 1923 में छपी। पंत के पल्लव का प्रकाशन सन 1926 ईस्वी में हुआ। यानी पल्लव का प्रकाशन हुआ था 1926 में, अनामिका 1923 में और आंसू 1925 में। ये भी महत्वपूर्ण है, सबको नोट कर लिया जाए। प्रसाद के काव्य विकास में जो मंदता दिख पड़ती है उसके मूल में अपनी पारिवारिक स्थिति और काशी का साहित्यिक परिवेश था। काशी के प्रसिद्ध नागरिक शिवरत्न साहू, जिसको सुगनी साहू परिवार भी कहा जाता था, उनके पितामह थे। पिता की मृत्यु के बाद परिवार ऋणग्रस्त हो गया। ऋण मुक्त होने के लिए प्रसाद को श्रमपूर्वक पैतृक व्यापार में लगना पड़ा। स्कूली शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था न हो सकी और वे एक ओर बहियों से जूझते रहे, दूसरी ओर अध्ययन और लेखन से। नाटकों पर पारसी रंगमंच नाटकों का प्रभाव था। प्रसाद ने स्वयं लिखा है कि पारसी नाटकों के प्रभाव से साधारण की मुख गुफा से शेर निकला करते थे। जहाँ तक कविता का संबंध था, तत्कालीन बनारस रत्नाकरी प्रभा मंडल के अंतर्गत था। स्वयं प्रसाद जी रत्नाकर के रसिक मंडल में सम्मिलित होते थे। उनकी दुकान से थोड़ी ही दूर पर पारसी रंगमंच के प्रसिद्ध नाटककार आगा हस्र कश्मीरी रहते थे, जिनसे प्रसाद का कभी साक्षात्कार नहीं हुआ। थोड़ा और आगे प्रेमचंद रहते थे। प्रातःकाल टहलते समय उनका नित्य मिलन होता था। इनके बीच प्रसाद नया मार्ग खोज रहे थे। प्रसाद ने सन 1910 ईस्वी में इंदु में लिखा है, हिंदी में प्रायः श्रृंगार रस की कविता के सामने ऐसी कविताओं का अभाव है। यद्यपि हम अब कुछ इस ओर लोगों की रुचि फिरी है। कहाँ तक फिरेगी, जबकि उनके सामने केवल श्रृंगार रस से भरे हुए नायिका भेद की क्रिया विदग्धा में अपनी क्रीड़ा दिखाया करेंगे। रीतकालीन कविताओं का उन्होंने अन्य स्थलों पर भी विरोध किया। सरस्वती में प्रकाशित होने वाली कविताएं भी उन्हें पसंद न थी, क्योंकि वे समाज के बदलते हुए भाव के अनुरूप नहीं होती थी। उन्होंने यह आशा व्यक्त की है कि अब समय दूर नहीं है जब सरस्वती नवल रूप धारण करके प्राभातिक उषा को लजावेगी।
इसके लिए 1909 में उन्होंने हिंदू पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने योग्य है। किंतु इस समय प्रसाद जी जो कुछ लिख रहे थे वह उनकी अवधारणाओं के मेल में नहीं था। वे ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से कविताएं लिखते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्रज भाषा की कविताओं पर रीतकालीन भावबोध और भाषा शैली का प्रभाव है। यदि सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित चित्राधार की रचनाओं का विवेचन कर लिया जाए तो उनके अंतर्द्वंद्वों पर प्रकाश पड़ सकता है। चित्राधार ये इम्पोर्टेंट है में एक साथ 10 ग्रंथों को संकलित कर दिया गया है। कौन कौन? कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, महाराणा का महत्व, करुणालय, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, छाया, उर्वशी, छाया परिवर्धित रूप है, उर्वशी चंपू काव्य है, राज्यश्री, प्रायश्चित और कल्याणी परिणय। इनमें प्रथम 4 काव्य ग्रंथ हैं। प्रथम 4 यानी कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, महाराणा का महत्व और करुणालय। कानन कुसुम सन 1912 में प्रकाशित हो चुका था। इसमें ब्रजी और खड़ी बोली की रचनाएं संग्रहित हैं। कानन कुसुम में ब्रजी और खड़ी बोली की रचनाएं संग्रहित हैं। बाद में सन 1929 में केवल खड़ी बोली की रचनाएं ही रखी गईं, पर चित्राधार के कानन कुसुम में दोनों प्रकार की कविताओं का मेल है। प्रेम पथिक पहल 1909 ईस्वी में हिंदू में प्रकाशित हुआ। यह ब्रज भाषा में लिखा गया था।